नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 41। आरव के बैठते ही एक जुआरी उठकर चला गया। लगता था उसके सारे चिप्स खत्म हो चुके थे। अब टेबल पर डीलर के अलावा सिर्फ एक ही जुआरी बचा था। वो 50 साल के आसपास का एक मध्यम आयु का आदमी था। अरमानी सूट पहने हुए, सिर थोड़ा गंजा, चेहरा पतला, होंठ पतले। उसके चेहरे पर एक कंजूसी और तिरस्कार भरा भाव था। उसके पास बैठी थी एक कैसीनो होस्टेस, सेक्सी इवनिंग गाउन में। उसके सामने पड़े चिप्स देखकर स्पष्ट था कि वो पहले वाले खिलाड़ी से काफी जीत चुका था। होस्टेस के चेहरे पर भी लालच साफ दिख रहा था। शायद उसे अच्छी खासी टिप मिली थी। जैसे ही आरव बैठा, मध्यम आयु के आदमी की आंखों में साफ तिरस्कार दिखा। उसके पास बैठी होस्टेस ने भी आरव और शाओहे को हल्की उपेक्षा से देखा। आरव की साधारण पोशाक यहाँ सच में अलग लग रही थी। उस आदमी ने आरव के साथ खेलने का इरादा नहीं दिखाया। उसने सीधे डीलर की ओर देखा। डीलर 30 की उम्र की महिला थी। लंबी पतली उंगलियां, आंखें शांत, स्थिर। मध्यम आयु के आदमी की नजर देखकर उसने सिर्फ सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, कृपया अपनी बाजी लगाए। वो आदमी काफी उदार था। जैसे ही डीलर की आवाज गिरी, उसने 10 चिप्स फेंके, हर एक 10,000 का। इसके मुकाबले आरव बहुत साधारण लगा। शाओहे के परिचय के अनुसार उसने टेबल की न्यूनतम बाजी लगाई, 1,000 का एक चिप। डीलर ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, लेकिन तिरस्कार नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त सतर्कता, क्योंकि उसने आरव की आंखों में शांत आत्मविश्वास देखा था। एक डीलर के लिए सबसे जरूरी गुण था लोगों को पहचानना। सिर्फ कपड़ों से किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। उसने सहज ही आरव को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी मान लिया। उसने कार्ड बांटना शुरू किया। ओपन कार्ड देखकर मध्यम आयु के आदमी का कार्ड सबसे बेहतर था, एक एस। आरव के पास था 5, डीलर के पास 9। उस आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली और तुरंत अपना छुपा कार्ड खोल दिया। वो था 9, कुल 20 अंक। बहुत शानदार हाथ। जब तक उसे दूसरा एस न मिलता, इससे बेहतर होना मुश्किल था। असिस्टेंट डू, आपका फेस कार्ड क्या है? शाओहे ने हल्की सी छून के साथ पूछा। आरव मुस्कुराया और धीरे से अपने कार्ड का कोना उठाया ताकि शाओहे देख सके। उसका फेस कार्ड था 6। खोलने से पहले ही उसे शिना से पता था कि कार्ड क्या है। 5 और 6, कुल 11। उत्कृष्ट स्थिति, 21 बनने की संभावना अभी भी काफी ऊंची थी। शाओहे की आंखें चमक उठी। असिस्टेंट डू, ये अच्छा हाथ है। डबल कर सकते हैं या एक और कार्ड ले सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और टेबल पर हल्की दस्तक दी। एक और कार्ड मांगा, लेकिन कार्ड मांगने से पहले ही उसे पता था वो ये हाथ हार जाएगा। किस्मत बुरी नहीं थी, उसे मिला 8। अब कुल 19। लेकिन जब डीलर ने कार्ड खोले, एस और 10, ब्लैक जैक, आरव के 19 अंक और उस आदमी के 20 अंक दोनों दब गए। छी। मध्यम आयु का आदमी धीमे स्वर में बुदबुदाया। अगले कुछ राउंड में आरव कभी जीता, कभी हारा। जब वह टेबल से उठा, वास्तव में उसने सिर्फ एक चिप ही खोया था। कई बार उसे साफ पता था, अगर डबल करता तो जीत निश्चित थी, लेकिन उसने जानबूझकर छोड़ दिया। डीलर की आंखों में उलझन थी। आरव का प्रदर्शन सामान्य था, लेकिन
उसके अंदर कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था। इसके बाद शाओ हे के साथ करीब 1.5 घंटे में आरव ने पूरे कैसीनो के सभी उपकरण आजमा लिए। आखिर में आखिरी चिप जो उसने शाओ हे को टिप में दे दिया, उसके अलावा बाकी सारे चिप्स हार गए। ये जानबूझकर नहीं था, कुछ गेम पूरी तरह किस्मत पर निर्भर थे, जैसे रशियन रूलेट। उनमें शिना भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। पूरे समय शाओ हे ने पूरी लगन से परिचय दिया और मौका मिलते ही आरव को आकर्षित करने की कोशिश भी की। साथ ही खुश पलों में उसकी पृष्ठभूमि, परिवार, पहचान पूछती रही। स्पष्ट था उसे हुआंग आन ने निर्देश दिए थे, लेकिन आरव ने कुछ उजागर नहीं किया, सिर्फ सामान्य जवाब दिए। सब समझ लेने के बाद उसने हुआंग आन से विदा ली और हुआंगपो क्लब से बाहर निकल गया। शाम के करीब 4 बज रहे थे। उसने फोन निकाला, सिया को कॉल किया, लेकिन फोन अब भी बंद था। वो सीधे गू परिवार नहीं जाना चाहता था। सोचने के बाद उसने बेंटले ड्राइवर से कहा उसे रॉयल सिटी मॉल ले चले। कल से वो आधिकारिक रूप से हुआंगपो क्लब में काम शुरू करेगा। जैसा यामिनी ने कहा था, उसे अपनी छवि बदलनी होगी। बहुत साधारण कपड़े क्लब की प्रतिष्ठा के खिलाफ होते, और अब खर्च के लिए सार्वजनिक फंड उपलब्ध था, इसलिए आरव ने संकोच नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह रॉयल सिटी मॉल पहुंचा, उसका फोन बज उठा। उसे लगा शायद सिया का कॉल है, लेकिन स्क्रीन पर नाम था रिया मेहरा। उसने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया, सीधे पूछा कहाँ हो, और फिर कहा पेरिस एरिस्टोक्रेट आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आरव के पास मना करने का कारण नहीं था। आखिर पिछली बार रिया ने उसकी मदद की थी, उस पर उसका एक एहसान था। वह सीधे लिफ्ट से पेरिस एरिस्टोक्रेट स्टोर की ओर बढ़ गया। वैसे भी वहां जाना उसकी योजना का हिस्सा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 42। रिया मेहरा बहुत जल्दी पहुंच गई। आरव पेरिस एरिस्टोक्रेट में 10 मिनट भी नहीं बैठा था कि उसका लंबा आकर्षक व्यक्तित्व स्टोर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दे गया। आज रिया का पहनावा अलग था। लाल रंग की आधुनिक कॉलर शर्ट, कटिंग साफ और सटीक, शर्ट के सामने शिफॉन के लेयरदार डिजाइन, सीधी रेखाएं, ग्रे ट्राउजर तक सहज उतरती हुई। रंग संयोजन सरल लेकिन प्रभावशाली, जैसे आधुनिक कला की पेंटिंग। उसकी उपस्थिति त्रिआयामी और विशिष्ट लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी परेशानी में हो। आरव, इंतजार करवाने के लिए माफ करना, रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चिंता अब भी मौजूद थी। रिया, इतनी जल्दी बुलाया, सब ठीक है? आरव ने सीधे पूछा। वो उसकी आंखों का भाव पड़ चुका था। रिया ने चाय का कप लिया और उम्मीद भरी नजर से पूछा, परसों तुमने जो वादा किया था, याद है? याद है, आरव मुस्कुराया। कहीं तुम अभी वो एहसान तो नहीं चुकवाना चाहती? तुम नहीं करना चाहते? रिया ने बनावटी नाराजगी से कहा। क्या मुझे मना करने की हिम्मत है? आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है, समझदार हो। फिर झुककर बोली, जरा पास आओ, मैं नहीं चाहती कोई और सुने। आरव आगे झुका, रिया भी आगे आई। आज उसका टॉप थोड़ा लो कट था। जब वो झुकी तो एक पल के लिए आरव की नजर अनायास अंदर चली गई। हल्की सुगंध, निकटता, गर्माहट, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह साफ था। वो जानता था रिया परेशान है, वो इस स्थिति का फायदा नहीं उठाएगा। जब रिया ने सब समझाया तो आरव का चेहरा बदल गया। उसकी हल्की मुस्कान गायब हो गई। रिया को विदेश से उसके पिता ने वापस बुलाया था, कारण उसकी शादी तय करने के लिए। एक प्रकार से जबरन रिश्ता। रिया का पूरा ध्यान फैशन डिजाइन पर था। उसे प्रेम या विवाह में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इस बार पिता ने दबाव डाल दिया था। पहले भी वो कुछ मुलाकातें खराब कर चुकी थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिद्दी था, धैर्यवान, पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए उसे आरव की जरूरत थी।
मदद बहुत सरल थी। आरव को उसका बॉयफ्रेंड बनना था, बस अस्थायी रूप से, ताकि माता पिता के सामने रिश्ता टल सके। मैं एक लड़की होकर नहीं डर रही, रिया ने हल्की झुंझलाहट से कहा। तुम एक आदमी होकर डर रहे हो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर बात खुल गई तो मुझे दोष मत देना। रिया की आंखें चमक उठी। डील, अगर ये सफल रहा तो अगला बड़ा एहसान मेरा रहेगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई। चलो, तुम्हें ठीक से तैयार करना होगा, वरना पापा विश्वास नहीं करेंगे। आरव हल्के से मुस्कुराया। लगता है आज सच में इमेज बदलने निकला हूं, और इससे बेहतर मौका क्या होगा। रिया ने आत्मविश्वास से कहा। सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ पल बाद वो उसके पास आए, उसका हाथ पकड़ लिया, हल्की मुस्कान के साथ बोली, अभी से अभ्यास करते हैं, लेकिन पहले ही बता दूं, मुझे अभी पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बहकना मत। आरव ने शांत स्वर में कहा। चिंता मत करो दीदी, आप मुझसे बड़ी हो। वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, रिया ने अपना हैंडबैग उसकी तरफ घुमाया। आने वाला समय आरव ने लगभग परछाई की तरह रिया का पीछा करते हुए बिताया। रॉयल सिटी मॉल की विभिन्न मंजिलों पर वसाचे से 2 सेट कपड़े, एक कैजुअल, एक फॉर्मल, 2 जोड़ी लेदर शूज, फिर वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन से 2 घड़ियां कपड़ों से मेल खाती हुई, फिर सैमसंग और अर्मनी के सहयोग से बना एक नया फोन। सारा भुगतान आरव ने किया। रिया देना चाहती थी, लेकिन आरव ने मना कर दिया। ये सब सार्वजनिक फंड से था, अनावश्यक एहसान लेने की जरूरत नहीं थी। जब वे हेयर स्टूडियो से बाहर निकले, शाम के 5:30 हो चुके थे। बैग हाथ में लिए आरव सीधे रिया की कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे उस कन्वेंशन होटल की ओर बढ़ी, जहां रिया ने मुलाकात तय की थी। आज की शाम सिर्फ एक अभिनय नहीं होगी, किसी और खेल की शुरुआत भी हो सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 43। कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन होटल की 12वीं मंजिल पर बने एक हाई एंड स्वीट में आरव रिया द्वारा तैयार किए गए कपड़े लेकर फिटिंग रूम में दाखिल हुआ। फिटिंग रूम सीधे बाथरूम से जुड़ा था। बीच में सिर्फ सफेद लेकिन अपारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास की दीवार, सुविधाजनक और निजी। जैसे ही आरव अंदर गया, एक हल्की परिचित खुशबू उसकी नाक से टकराए। वो रिया की महक थी। पूरा कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। महंगे महिलाओं के कपड़े हैंगर और अलमारी में यूं ही टंगे हुए, कुछ बेतरतीब। आरव ने जानबूझकर न देखा, लेकिन उसकी नजर कुछ चीजों पर ठहर गई, और तभी उसे अचानक लगा जैसे सामने जो दृश्य है वो कुछ ज्यादा ही वास्तविक है, मानो वो उसकी आंखों के ठीक सामने हो। शिना, तुम अब स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने का अधिकार उसने शिना को दे रखा था। शिना उसकी दृष्टि सीमा में कभी भी वर्चुअल स्क्रीन खिसका सकती थी। इस समय शिना ने स्क्रीन को पूरा उसके कद के बराबर कर दिया था, और स्क्रीन पर मौजूद रिया मानो जीवित खड़ी हो, ऊंचाई तक सटीक। शिना के पास वस्तुओं को भेद कर देखने की क्षमता थी, इसलिए उसका प्रोजेक्शन रिया के वास्तविक शरीर की पूरी सटीक प्रतिकृति था। कैसा है मेरे प्रिय मास्टर आरव? शिना ने रिया जैसी आवाज में कहा। सेक्सी है ना? उसने हल्के से अंगड़ाई ली। आरव कुछ पल के लिए निःशब्द रह गया। दृश्य सच में अत्यधिक आकर्षक था। अगर चाहे तो मैं और भी दिखा सकती हूँ। शिना धीरे धीरे पास आए। बस, आरव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मजाक बंद करो, मैं सच में तुम्हें स्टैंड बाय पर डाल दूंगा। तभी बाहर से एक हल्की चीख सुनाई दी। आह! रिया तेजी से अंदर आए, चेहरा लाल, स्पष्ट झेप। तुमने जानबूझकर किया, उसने आधे गुस्से आधे संकोच में कहा। नहीं, आरव ने तुरंत कहा, जानबूझकर नहीं था। रिया ने उसे घूरा, लेकिन उसके चेहरे पर असली नाराजगी नहीं थी, बस स्थिति संभालने की कोशिश। कुछ देर बाद आरव ने नहाकर रिया द्वारा चुने गए नए कपड़े पहन लिए
और धीरे धीरे बाहर निकला। हल्के बिखरे छोटे बाल, असममित कट, कपड़ों की मुलायम रेखाएं, उसकी दृढ़ और संतुलित चाल, गहरी आंखें, एक विशिष्ट, कलात्मक और शालीन आभा। रिया की आंखें चमक उठी। मैं जानती थी, वसाचे का आर्टिस्टिक स्टाइल तुम पर ज्यादा जमेगा। वो आगे बढ़ी, उसके कॉलर ठीक किए, कंधे सीधा किए। हर हरकत में निकटता थी, लेकिन भावना पूरी तरह पेशेवर। अगर कोई देखता तो उन्हें प्रेमी युगल समझता। आरव समझ रहा था, रिया के मन में स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं। वो सिर्फ डिजाइन देख रही थी। उसे ये भी समझ आया, रिया ने पेरिस एरिस्टोक्रेट के कपड़े क्यों नहीं चुने, क्योंकि वो खुद उसकी डिजाइनर थी। अगर वही कपड़े पहनाता तो प्रभाव उल्टा पड़ता। तभी रिया का फोन बजा। कुछ हाँ कहकर उसने कॉल काट दिया। चलो, समय हो गया। मम्मी पापा मेलोन होटल में इंतजार कर रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया। रिया ने उसका हाथ थामा। दोनों साथ बाहर निकले। रिया के लिए ये सिर्फ अभिनय था, लेकिन जैसे ही उसने फिर से आरव का हाथ पकड़ा, उसके भीतर कुछ हल्का सा हिला। उसे याद आया 2 दिन पहले का डांस। हल्की सी बिजली जैसी सनसनी। मुझे क्या हो रहा है? उसने मन ही मन खुद को टोका। नहीं, मुझे पुरुषों में दिलचस्पी नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ डिजाइन पर है, वो खुद को समझाती रही। तभी दोनों होटल की पार्किंग में पहुंच गए। रिया ने अपनी मिनी कार देखी। भौहें सिकुड़ गईं। 1 मिनट, मैं किसी दोस्त को कॉल कर लूं, शायद कोई बेहतर कार मिल जाए। वो जानती थी, अगर वे इसी कार में पहुंचे तो सारा अभिनय बेकार हो जाएगा। आरव हल्का मुस्कुराया। जरूरत नहीं, कंपनी ने कार दी है। रिया ने आश्चर्य से पूछा, सच? कौन सी? बेंटली। आरव ने सहज स्वर में कहा। काफी होगी। रिया कुछ पल चुप रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी सहजता से कई करोड़ की कार का नाम लेगा, और वो भी कंपनी द्वारा दी गई। रिया की आंखों में अब चिंता कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। आज की शाम शायद उतनी आसान नहीं होने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 44। बेंटली की पिछली सीट पर रिया के साथ बैठे हुए, रिया ने अविश्वास से आरव की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, आरव, अब समझ आया तुमने मेरा ऑफर क्यों ठुकराया था। पेरिस में भी हर कोई ऐसी कार में नहीं बैठता। बताओ, कहाँ काम कर रहे हो? कौन सी कंपनी इतनी दरियादिल है? आरव ने सच बताया, रॉयल सिटी ग्रुप के अंतर्गत हुआंगपू क्लब में। पद बड़ा नहीं है, बस मैनेजर का असिस्टेंट। रिया ने भौहें उठाई। ये तो हद है। असिस्टेंट मैनेजर को बेंटली, तो मैनेजर और बॉस क्या चलाते होंगे? आरव मुस्कुराया। मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन क्लब में कुछ और बेंटली भी खड़ी रहती हैं। तभी आगे बैठे ड्राइवर लियू फुशिंग ने कहा, असिस्टेंट डू क्लब में सिर्फ आपके लिए विशेष कार है, बाकी किसी के पास नहीं। आरव खुद चौंक गया। स्पष्ट था, रजत सिंघानिया ने उसे अपेक्षा से अधिक महत्व दिया था। रिया ने विषय बदला। बाद में मम्मी पूछेगी, तुम कहाँ काम करते हो? सिर्फ इतना कहना, रॉयल सिटी ग्रुप में हो, बाकी मत बताना। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। करीब 10 मिनट बाद बेंटली मेलोन होटल में दाखिल हुई। दरवाजे पर एक मध्यम आयु का दंपत्ति खड़ा था। पुरुष लगभग 50 वर्ष, परिपक्व, स्थिर, सफल व्यवसाय की छवि। महिला 40 के आसपास, सलीके से सजी हुई, सुनहरी फ्रेम का चश्मा, चेहरे पर गरिमा, लेकिन हल्की अभिमान की झलक। ये थे रिया के माता पिता। रिया के पिता ली जियाक्वान, सूर्य नगर की एक स्टार कंपनी के मालिक। ग्रुप की तुलना में छोटे लेकिन प्रभावशाली। माँ झाओ यून, तेज व्यक्तित्व। रिया ने मुस्कुराकर कहा, डैड, मॉम। फिर आरव का हाथ पकड़कर बोली, आरव, आप मेरे माता पिता से मिलना चाहते थे ना? रिया का अभिनय स्वाभाविक था। उसका शरीर लगभग आरव से सटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चेतावनी भी थी। आरव ने सहज मुस्कान के साथ कहा, अंकल, आंटी, नमस्ते। मेरा नाम झाओ चेंग है।
यह नकली नाम था। दोनों के चेहरे हल्के से बदल गए। रिया की निकटता साफ संकेत दे रही थी। ली जियाक्वान ने स्थिति संभाली। आइए ऊपर चलकर बैठते हैं। 5वीं मंजिल के एक प्राइवेट रूम में आरव ने उस व्यक्ति को देखा जिसे रिया ने बहुत चिपकू बताया था। जियांग हान, 30 के आसपास, चेहरा साधारण लेकिन व्यक्तित्व शांत, आंखों में स्थिरता। वो खड़ा हुआ। अंकल, आंटी, रिया। उसकी मुस्कान नहीं बदली। जियांग हान की पहचान साधारण नहीं थी। नगर समिति के उप सचिव का दत्तक पुत्र, नगर पर्यवेक्षण ब्यूरो का उप निदेशक, वास्तविक शक्ति वाला व्यक्ति। अब स्पष्ट था क्यों ली परिवार यह रिश्ता चाहता था। रिया, ये दोस्त? जियांग हान ने पूछा। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, झाओ चेंग, पेरिस में मेरा क्लासमेट। न तो संबंध स्पष्ट किया, न इनकार, बस अस्पष्टता। जियांग हान ने हाथ बढ़ाया। जियांग हान, आरव ने हाथ मिलाया। क्षण भर के लिए उसने जियांग हान की आंखों में हल्की ठंडक देखी। सब बैठ गए। ली जियाक्वान ने 3 रेड वाइन की बोतलें निकाली। वो वाइन संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। एक बोतल खोली गई। 1996 वीगा सिसिलिया, स्पेन से लाई गई। 3 साल से संभाल कर रखा है। ली जियाक्वान ने कहा, तापमान जरा भी बिगड़ा तो स्वाद बदल जाता है। चखकर बताए। कमरे में सभी का ध्यान वाइन पर गया। रिया का चेहरा हल्का बदल गया। वो समझ गई, ये सिर्फ वाइन चखना नहीं, एक परीक्षा है। जियांग हान मुस्कुराया। मुझे थोड़ा ज्ञान है इस क्षेत्र में। उसने गिलास उठाया। आरव शांत बैठा रहा। वो जानता था, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं, ये प्रतिष्ठा का खेल है। और असली इरादा था उसे पीछे हटने पर मजबूर करना। कमरे का वातावरण धीरे धीरे भारी हो रहा था और खेल अब शुरू होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 45। जियांग हान ने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमाया। उसकी कलाई की हरकत बेहद सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो गिलास के भीतर कोई अदृश्य ढक्कन हो। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। वीगा सिसिलिया का रंग हल्का था, जैसा ली जियाक्वान ने कहा था। काफी पुरानी बोतल हल्की बैंगनी आभा लिए रेड वाइन गिलास की दीवार से घूमती हुई भंवर जैसी दिख रही थी। रुकते ही कांच पर साफ वाइन मार्क्स बन गए। कमरे में गहरी सुगंध फैल गई। बेहतरीन वाइन। जियांग हान ने गहरी सांस ली। वायलट की खुशबू है, टिड्डी के फूलों की भी, और स्पेनिश ऑरेंज ब्लॉसम की हल्की महक। वाकई स्पेनिश लाफाइट कहलाने के योग्य। ली जियाक्वान की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, मैं भी मुश्किल से 4 सुगंध पहचान पाता हूँ। तुम्हारा स्तर शानदार है। जियांग हान विनम्र मुस्कुराया। आपकी तारीफ है अंकल। रिया का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। उसने चुपके से आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा आश्चर्य था। स्पष्ट था, वाइन टेस्टिंग उसका क्षेत्र नहीं। आरव सचमुच चकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस कला में इतनी गहराई होगी। वाइन घुमाने की शैली, सुगंध पहचानना, ये सब अभ्यास मांगता है। ली जियाक्वान ने आरव की प्रतिक्रिया देख ली। वो समझ गए, ये लड़का इस क्षेत्र में अनुभवहीन है। जाओ चेंग, आप भी कोशिश करेंगे? जियांग हान ने मुस्कान के साथ पूछा। रिया लगभग निराश हो चुकी थी। वो उठने की सोच रही थी। आरव ने शांत स्वर में कहा। जियांग हान ने इस वाइन की विशेषताएं बहुत स्पष्ट बता दी हैं। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करूंगा। रिया का दिल डूब गया। ली जियाक्वान के चेहरे पर हल्की संतुष्टि उभरी। जियांग हान की मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन आरव ने वाक्य पूरा नहीं किया था। उसने गिलास उठाया। हालांकि वाइन घुमाने की एक छोटी सी कला मैं दिखा सकता हूँ। कमरे में हलचल थम गई। आरव ने धीरे धीरे गिलास घुमाना शुरू किया। शुरुआत में गति शांत थी, फिर धीरे धीरे तेज। रेड वाइन मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई। गिलास के मध्य में जमा होने लगी। ली जियाक्वान की आंखें फैल गईं। जियांग हान स्तब्ध, रिया और झाओ यून भी निःशब्द। फिर आरव ने गति कम कर दी।
रेड वाइन अचानक महीन धुंध में बदल गई। गिलास के भीतर हल्की लाल वाइन मिस्ट, उस धुंध में रेशमी धाराएं घूमती हुई, मानो बादलों में तैरते ड्रैगन। एटमाइजेशन। ली जियाक्वान की आवाज कांप गई। ये कैसे संभव है? वाइन का सूक्ष्म वाष्पीकरण सुगंध को और गहराई से ऑक्सीजन में मिलाता है। ये तकनीक साधारण नहीं। जियांग हान का चेहरा गंभीर हो गया। अब वह आरव को सिर्फ सजावट नहीं मान रहा था। जब आरव रुका, कमरे में सुगंध पहले से कई गुना गहरी थी। अद्भुत। ली जियाक्वान अनायास बोले, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जियांग हान ने संयत स्वर में कहा, मैं प्रभावित हूँ। रिया की आंखों में अब निराशा नहीं, शुद्ध आश्चर्य था। आरव, ये कैसे किया? आरव मुस्कुराया। अभ्यास। असल में शिना उसकी नसों को नियंत्रित कर रही थी। मिस्टी ड्रैगन तकनीक। लेकिन ये बात वो कभी नहीं बताएगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था सिया। उसका दिल अचानक धड़क उठा। वो तुरंत बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद उसका चेहरा बदल चुका था। रिया ने देखा। क्या हुआ? आरव की आवाज भारी थी। रिया, मुझे अभी जाना होगा। सब ठीक है? गू ताओक्वान ने आत्महत्या कर ली। गू परिवार दिवालिया हो गया। रिया स्तब्ध रह गई। आरव के कानों में सिया की सिसकती आवाज गूंज रही थी। उसका दिल कस गया। वो तुरंत अंदर गया, संक्षिप्त विदाई दी और तेजी से बाहर निकल गया। रिया ने उसे जाते देखा। उसके मन में अजीब सी गर्माहट उठी। वो जानती थी आरव ने शिष्टाचार निभाया, सिर्फ उसके लिए। बेंटली तेजी से गू परिवार की ओर दौड़ी। कार में बैठकर आरव ने शिना से तुरंत समाचार जांचने को कहा। पूरे सूर्यनगर में खबर फैल चुकी थी। टैक्स घोटाला, भारी कर्ज, दिवालियापन, जेल का डर और ऊंची इमारत से छलांग। आरव की मुट्ठियां कस गईं। सिया की मुस्कान क्या अब टूट जाएगी? उसका दिल पहली बार इस तरह दर्द से भरा था। सिया, तुम्हें अभी मेरी जरूरत है। बेंटली रात की सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 46। गू मेंशन पूरी तरह रोशन था। जब आरव पहुंचा, बाहर पहले से 10 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर से लगातार झगड़े की आवाजें आ रही थीं। आरव मुख्य द्वार से भीतर गया। लिविंग रूम में सिया सोफे पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, लाल। उसके सामने रिया खड़ी थी, उसे ढाल की तरह बचाते हुए। उन दोनों को 10 से अधिक पुरुष और कुछ महिलाएं घेर कर खड़ी थीं। उनमें सौतेली माँ ली यून भी थी। वो दूर खड़ी ठंडी मुस्कान के साथ देख रही थी। गू परिवार दिवालिया हो गया। क्या इससे हमारा पैसा खत्म हो जाएगा? 3 मिलियन रुपए मेरे हैं। 7 मिलियन मैंने लगाए थे। हम बर्बाद हो गए। सब चिल्ला रहे थे। अजीब बात, किसी ने ली यून से पैसा नहीं मांगा। सब निशाना बना रहे थे। सिया और रिया को। रिया का चेहरा ठंडा था, आंखें लाल। स्पष्ट था वो रो चुकी थी, लेकिन आवाज स्थिर। मारोगे मुझे? उसने एक आदमी को घूरते हुए कहा, जो उसके बहुत पास आ गया था। उसकी आवाज में हल्की लेकिन स्पष्ट दबाव था। वो आदमी रुक गया। रिया ने ली यून की ओर देखा। जो करना है साफ कहो, नाटक मत करवाओ। ली यून हल्का मुस्कुराए। मैं समझ नहीं रही तुम क्या कह रही हो। उसकी मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी थी। ठीक है, फिर कानून से निपटेंगे। रिया ने फोन उठाया। तभी एक हाथ आया, फोन जमीन पर गिरा दिया। किसी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। पुलिस बुलाओगी? पैसा लौटाओ पहले। भीड़ और पास आ गई। सिया ने धीरे से रिया की आस्तीन पकड़ी। दीदी, चलो यहाँ से। कल से ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। गू परिवार की सारी संपत्ति सील हो चुकी थी। ये घर भी। जाना इतना आसान नहीं है। एक आदमी चिल्लाया। तभी उस आदमी को पीछे से किसी ने पकड़ लिया। एक झटके में वो हवा में उड़ गया। आरव, रिया के चेहरे पर पहली बार राहत दिखी। सिया की आंखें और लाल हो गईं। वो सीधे उसे देख रही थी। आरव ने उस आदमी को कॉलर से उठाया हुआ था। चेहरा शांत,
आंखें ठंडी। पैसा चाहिए, वकील से बात करो, जो बनता है चुकाया जाएगा, लेकिन इन्हें यहाँ परेशान मत करो, वरना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट चेतावनी। उसने आदमी को छोड़ दिया। वो धड़ाम से गिरा। भीड़ पीछे हट गई। कुछ लोग ली ह्यून की ओर देखने लगे। स्पष्ट था, सबके पीछे वही थी। आरव ने रिया से कहा, मैं तुम्हें दोनों को ले चलता हूँ। मेरी कार बाहर है। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, हमें सामान समेटना है, आज नहीं जा सकते। क्या तुम इन्हें बाहर निकाल सकते हो? हाँ, आरव ने फोन निकाला। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अब कोई आगे नहीं बढ़ा। एक आदमी बोला, चलो कल आएंगे। ली ह्यून ने हल्का सिर हिलाया। सब धीरे धीरे निकल गए। जाते जाते ली ह्यून ने आरव को घूरा। नफरत से भरी नजर। अगर नजरों से मार सकती तो वो उसे काट देती। दरवाजा बंद हुआ। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे। सिया ने धीमे स्वर में कहा, आरव धन्यवाद। आरव उसके पास गया। पागल, हमारे बीच धन्यवाद नहीं होता। तुम्हारी बात मेरी बात है। सिया की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन पापा, वो बोलते बोलते रो पड़ी। आरव ने उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। उसका दिल कस गया। रिया भी अब आंसू नहीं रोक पाए। मोती की तरह आंसू गिरते गए। गू परिवार का घर आज पहली बार इतना खाली लगा, और भविष्य पूरी तरह बदल चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 47। सिया के कमरे में वो अपना सामान समेट रही थी। आंखें सूजी हुई, लाल। आरव उसके बड़े गोल बिस्तर पर बैठा था, चुपचाप देख रहा था। हर छोटी चीज, हर सजावटी वस्तु सिया जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। 10 साल से अधिक की यादें इस कमरे में बसी थीं, लेकिन वो सब साथ नहीं ले जा सकती थी। आरव ने मदद नहीं की। वो समझ रहा था सिया अपने तरीके से विदा ले रही है। उसके मन में और भी विचार चल रहे थे। रिया ने सब बताया था। दिवालियापन की असली वजह, ली ह्यून, कंपनी के फंड का गबन, टैक्स चोरी, सब कुछ गू ताओक्वान के नाम पर। गू ताओक्वान मोहित थे। कई संदिग्ध दस्तावेज बिना सोचे साइन कर दिए, और अंत दिवालिया, आत्महत्या। ली ह्यून ने पैसा बचा लिया। अब आखिरी बचे आभूषण और एंटीक भी चाहती थी। आरव की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन अभी वो बहुत कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसकी नजर सिया के हाथ में पकड़े एक ट्रॉफी पर गई। सिया, ये वही ट्रॉफी है जो तुमने पहले साल राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय पियानो प्रतियोगिता में जीती थी। सिया चौंकी। तुम्हें कैसे पता? आरव मुस्कुराया। तब पूरा कैंपस तुम्हारी चर्चा कर रहा था। तुम्हारे लिए सोलो परफॉर्मेंस भी हुआ था। मैं भी दर्शकों में था। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आए। वो पल उसे याद था जब वो पियानो बजाती, उसके होठों पर निर्मल मुस्कान होती। तभी से उसे स्माइलिंग गॉडेस कहा जाने लगा था। लेकिन मुस्कान तुरंत धुंधली हो गई। अब वो गू परिवार की दूसरी बेटी नहीं रही। भविष्य अनिश्चित था। आरव खड़ा हुआ, गंभीर स्वर में पूछा, सिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सिया ने बिना झिझक सिर हिलाया। अगर मैं कहूं, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े संगीत मंच पर खड़ा कर सकता हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? सिया एक पल के लिए स्तब्ध रही। फिर, हाँ, क्यों? आरव ने पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। आरव की आंखों में दृढ़ता थी। चलो, मुझे तुम्हारा पियानो दिखाओ। दोनों पियानो रूम में पहुंचे। 30 वर्ग मीटर का कमरा। फर्श पर विशाल म्यूजिक स्टाफ डिजाइन। दीवारें काले और सफेद टेम्पर्ड ग्लास। पूरा कमरा मानो संगीत की दुनिया। आरव बैठा, आंखें बंद की, हाथ की उंगलियां कीज पर रखीं। पहला सुर। सिया की सांस थम गई। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। संगीत जैसे चांदनी की तरह फैल रहा था। शांत, मुलायम, रोमांटिक। हर नोट हवा की हल्की लहर जैसा। जैसे प्रेमियों के बीच अनकहा संवाद। सिया पूरी तरह डूब गई। संगीत खत्म होने के बाद भी
वो वहीं खड़ी रही, मानो जागना न चाहती हो। ये धुन थी स्काइज लव, भविष्य की एक रचना, शिना के पूर्ण नियंत्रण में, सटीक प्रस्तुति। कुछ देर बाद सिया ने आंखें खोली। ये तुमने बजाया? आरव मुस्कुराया। अच्छा लगा, ये सबसे सुंदर धुन है जो मैंने सुनी है, रिचर्ड क्लेडमैन की ओथ ऑफ लव से भी बेहतर। तुमने ये कैसे सीखा? राज है, आरव ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन अगर तुम इसे सीख लो, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े संगीत हॉल में तुम्हारा प्रदर्शन होगा। सिया हिचकिचाए। क्या मैं सच में सीख पाऊंगी? तुम सीखोगी, मुझ पर विश्वास करो। सिया की आंखों में पहली बार आशा की चमक लौटी। भविष्य का लक्ष्य, नई दिशा। दरवाजे के बाहर रिया खड़ी थी, आंखें नम। उसे चिंता थी कैसे सिया को इस दुख से बाहर निकाले। लेकिन आरव ने कुछ ही मिनटों में उसके दिल में नई रोशनी जला दी। रिया ने मन ही मन कहा, आरव धन्यवाद। गू परिवार की बर्बादी के बीच एक नया सपना जन्म ले चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 48। सिया का पियानो टैलेंट वाकई अद्भुत था। आरव ने जब स्काइज लव का स्टाफ नोटेशन खाली शीट पर लिख दिया, सिया ने कुछ ही बार अभ्यास के बाद पूरी धुन लगभग सहजता से बजा दी। हालांकि शिना की परफॉर्मेंस से अब भी बहुत पीछे थी। आरव उसे देख रहा था, पूरी तरह डूबी हुई। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। शिना की लाइब्रेरी में सिर्फ स्काइज लव नहीं था, उससे भी श्रेष्ठ कई ऐतिहासिक रचनाएं थीं। अगर सिया को समय मिले तो वो सचमुच पियानो की दुनिया की चोटी पर खड़ी हो सकती थी। यही आरव चाहता था, एक सपना पूरा करना और साथ ही उसके भविष्य की नींव रखना। उसे अभी समय चाहिए था, 2 से 3 साल। उसे शिना से अगले 10 वर्षों का ज्ञान इन्हीं वर्षों में पूरा करना था। दू परिवार ऊपरी तौर पर रॉयल सिटी ग्रुप जितना शक्तिशाली नहीं दिखता, लेकिन असली ताकत प्रांत में मौजूद एक बहुत बड़ा राजनीतिक सहारा था। दू परिवार की समृद्धि उसी पर टिकी थी। कुछ लड़ाइयां पैसे से नहीं जीती जाती। आरव को तैयारी करनी थी, बहुत व्यवस्थित तैयारी। एक शब्द में, लेआउट। रात के 3 बजे वो गू विला से निकला। सुबह 5 बजे तक मुश्किल से 2 घंटे सो पाया। फिर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, सूडो ग्रेविटी ट्रेनिंग। अब उसकी मूवमेंट पहले से अधिक सटीक थी। मांसपेशियां कसी हुई, लचीलापन बढ़ता हुआ, शरीर में विस्फोटक शक्ति की रेखाएं साफ। 3x सूडो ग्रेविटी स्पेस में वो अब थोड़ा टिक सकता था, लेकिन अभी भी लंबे समय तक नहीं। 8 बजे तक ट्रेनिंग खत्म, स्नान, कपड़े बदले, वो फिर गूविला पहुंचा। रिया ने मूविंग कंपनी बुला ली थी। सामान ट्रक में रखा जा रहा था। गू ताओक्वान की दिवालियापन सिर्फ उनके नाम की संपत्ति पर लागू थी। रिया और सिया की निजी संपत्ति सुरक्षित थी। कल सिया ने बैंक पासबुक दिखाई थी। 6 मिलियन रुपये पिता ने दोनों बेटियों के लिए अलग से रखा था। उसने पूछा था, क्या हम विला वापस खरीद सकते हैं? आरव ने मना कर दिया। अभी खरीदना मतलब कानूनी जटिलता, संपत्ति ट्रांसफर जांच, अनावश्यक जोखिम। उनकी मां ने एक छोटा विला छोड़ा था, 200 वर्ग मीटर से कम। उसी में शिफ्ट होना था। रिया की मैजराटी भी शायद बिकेगी। कर्ज चुकाने के लिए अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, गू ताओक्वान ने आत्महत्या की, लेकिन लंबे समय से ड्रग सेवन और मृत्यु से पहले भी नशा। रिया की आंखें ठंडी हो गईं। ये ली यून का काम है। पापा उसी हालत में दस्तखत करते रहे। सिया की आवाज कांपी। हम बदला लेंगे। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निर्णय था। दोपहर, शोक सभा की तैयारी। रिया ने कंपनी से कर्ज की सूची निकाली। वो जितना हो सके चुकाना चाहती थी, ताकि अंतिम संस्कार में कोई हंगामा न हो। आरव अस्पताल में था, अपनी मां के पास समय कम था, अब और भी कम। उसने शिना से इंटरनेट कनेक्ट कराया। पहला काम डिजिटल सिंडिकेट का फोरम खोलना। उसकी योगदान अंक
सीमा तक पहुंच चुके थे। टॉप गीक अपग्रेड टेस्ट कभी भी दे सकता था। बैंक बैलेंस लगभग 10 लाख के पास। लेकिन फोरम पर कुछ और चल रहा था। पूरी चर्चा एक नाम पर थी, XXM मिस्ट्री जीनियस, भविष्य का गीक किंग। क्या ये किसी महान हैकर का सॉक पपेट है? क्या उसने चीट किया? लगभग पूरा फोरम उसी से भरा था। आरव मुस्कुराया। वो जानता था उसकी प्रगति बहुत तेज थी। लोग नोटिस करेंगे ही। सौभाग्य से उसकी असली पहचान पूरी तरह छिपी थी। शिना के रहते कोई पकड़ नहीं सकता था। शिना हंसी, मेरे प्रिय मास्टर, बहुत लोग आपकी पृष्ठभूमि खोज रहे हैं। खोजने दो, जब तक बहुत गहराई तक न जाएं। तो क्या आप टॉप गीक टेस्ट दोगे? हाँ, आरव ने आवेदन भेज दिया। 1 मिनट से कम समय में सवा से जवाब आ गया। और साथ ही परीक्षा की सामग्री। आरव की आंखों में हल्की चमक उभरी। अब खेल अगले स्तर पर जा रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 49। बीजिंग में डिजिटल सिंडिकेट के चीन मुख्यालय में किंग डाओ एक स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में उत्साह साफ था। ये टॉप गीक अपग्रेड असेसमेंट का उत्तर था। 2 वर्षों में पहली बार किसी ने आवेदन किया था। उसने सच में कर दिखाया। आखिरकार चीन को एक और टॉप गीक मिला। पिछले 6 वर्षों में सिर्फ एक व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचा था। विदेशी शाखाओं की तुलना में संख्या बेहद कम, लेकिन उत्साह जल्दी ही आश्चर्य में बदल गया। 3 दिन का काम उसने 1 घंटे में कर दिया। ये सिस्टम वर्चुअल फ्रेमवर्क हाई लेवल बाउंटी क्षेत्र की सबसे कठिन चुनौतियों में से था। खुद किंग डाओ भी कम से कम 1 दिन लेते। उन्होंने प्रतिबंधित पासवर्ड डाले, डेटाबेस से XXM की छिपी जानकारी निकाली। आरव, सूर्यनगर, उम्र 20 साल। किंग डाओ की आंखें फैल गईं। 20 वर्ष का टॉप गीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुर्लभ। मुझे उससे मिलना होगा, उन्होंने मन में निश्चय किया। अस्पताल के कमरे में आरव का फोरम लेवल एडवांस से टॉप गीक हो चुका था। 20 दिनों में 10 साल का लक्ष्य। शिना उत्साहित थी। अब टॉप बाउंटी क्षेत्र देखो। आरव ने पेज खोला। कुल मिशन 50 से भी कम, लेकिन इनाम भारी। सबसे कम 50,000 रुपये, सबसे अधिक लाखों। उसकी नजर एक मिशन पर टिक गई। लियनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। वे वेब 3.0 आधारित 3D वेब गेम विकसित कर रहे थे। नाम परफेक्ट लाइफ। कॉन्सेप्ट द सिम्स जैसा, लेकिन वेब आधारित। हजारों करियर विकल्प, कई स्टोरी लाइन, 35x35 ग्राफिक्स। अगर सफल हुआ तो बड़ा बाजार। समस्या 3D इंजन, डेटा वॉल्यूम, कोर आर्किटेक्चर। इनाम के 2 विकल्प, एक मुश्त 100,000 रुपये लॉन्च के बाद। प्रॉफिट शेयर। टॉप गीक्स के लिए यह आकर्षक नहीं था, रिस्क ज्यादा, समय लंबा। आरव मुस्कुराया। शिना, क्या कहती हो? बहुत आसान। 2013 में वेब 3.0 आम हो जाएगा। 2023 के बाद वेब 5.0 आधारित गेम 90% मार्केट लेंगे। आरव की आंखों में गणना चल रही थी। वो सिर्फ सहयोग नहीं चाहता था, वो चाहता था कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी, विकास से पहले निवेश, तकनीक जोड़ पूंजी। कल उनसे मिलेंगे। दोपहर 3 बजे तक वो अस्पताल में रहा। फिर हुआंगपू क्लब पहुंचा। सीधे 4थी मंजिल कसिनो क्षेत्र में गया। हुआंग आन 2 युवतियों से मजाक कर रहा था। आरव को देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया। असिस्टेंट आरव, आपका ऑफिस तैयार है। दोनों अंदर गए। ऑफिस 20 वर्ग मीटर से अधिक, लग्जरी सजावट, सोफा, डेस्क, वाइन रैक, बुकशेल्फ, 2 लैपटॉप। हुआंग आन मुस्कुराया। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आरव ने जवाब दिया। हुआंग आन चला गया। अपने मैनेजर रूम में बैठा। डेस्क पर रखा लैपटॉप, स्क्रीन पर आरव का ऑफिस लाइव दिख रहा था। हर गतिविधि निगरानी में। हुआंग आन मुस्कुराया, लेकिन उसे पता नहीं था आरव की मुस्कान भी साधारण नहीं थी। खेल शुरू हो चुका था और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को परख रहे थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें।
और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 50। प्रिय आरव। छत पर 2 माइक्रो प्रोब लगे हैं, एक सामने एक पीछे। आरव को पहले ही अंदाजा था। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो उसकी हर हरकत देखी जा रही हो। दिमाग के पुनर्विकास के बाद उसकी संवेदनशीलता कई गुना बढ़ चुकी थी। शिना ने जांच की और शक की पुष्टि हो गई। उसकी लाइट वेव सेंसिंग क्षमता से हर निगरानी उपकरण आसानी से पकड़ में आ गया। जैसा सोचा था। आरव हल्का मुस्कुराया। हुआंग आन साधारण खिलाड़ी नहीं था, लेकिन आरव के पास अपना समाधान था। शिना, यहाँ के नेटवर्क से कनेक्ट करो, मैं उसके सिस्टम में झांकना चाहता हूँ। लैपटॉप चालू हुआ। कुछ कमांड, संख्याओं की तेज धाराएं वर्चुअल स्क्रीन पर बहने लगीं। ओह, उसके सिस्टम में कस्टम डिफेंस है। किसी ने विशेष सुरक्षा तैयार की है। शिना ने कहा। कोई बात नहीं। आरव शांत था। 2 मिनट के भीतर फायरवॉल टूट चुका था। हुआंग आन के सिस्टम में सफल प्रवेश। स्क्रीन पर आरव का ऑफिस लाइव दिख रहा था। जैसा सोचा था। आरव ने फाइलें खंगाली। तभी एक फोल्डर पर नजर रुकी। वीआईपी कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। शिना, ये तुम्हारे लिए। एन्क्रिप्टेड फाइल शिना के डेटाबेस में कॉपी की गई। 3 सेकंड। पासवर्ड क्रैक। फाइल खुली। घनी जानकारी। डायमंड वीआईपी सदस्यों की पूरी प्रोफाइल। पसंद, कमजोरियां, परिवार, आर्थिक स्थिति। आरव की दृष्टि अब लगभग फोटोग्राफिक थी। कुछ पन्नों में ही सब दिमाग में अंकित। और फिर एक नाम, ली यून। सी लेवल, महीने में 5 बार से अधिक विजिट, हर बार 10 लाख से ऊपर दांव। पसंदीदा खेल, पोकर। आरव की आंखों में हल्की ठंडक उभरी। तो तुम जुआ खेलती हो? वो आगे पढ़ता गया और नाम दिखे। जियांग हान। कई प्रभावशाली अधिकारी, व्यापारी, राजनीतिक संपर्क। मैं सिर्फ एक पत्ता ढूंढने आया था, लेकिन पूरा जंगल मिल गया। फाइल बंद। कुर्सी पर पीछे झुका, आंखें बंद। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। शिना ज्ञान दे सकती थी, तकनीक दे सकती थी, लेकिन मानव संबंधों की जटिलता उसे खुद सीखनी थी। इसीलिए उसने रॉयल सिटी ग्रुप ज्वाइन किया था। उसे पता था उसकी सबसे बड़ी कमी सामाजिक अनुभव थी। पहले उसका जीवन सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित था। दृष्टि संकीर्ण, संपर्क लगभग शून्य। अब उसे उच्च स्तर के लोगों से जुड़ना था, सीखना था, नेटवर्क बनाना था, क्योंकि एक दिन उसे दू परिवार का सामना करना होगा। वास्तविक खतरा दू युनलोंग नहीं था, बल्कि उसकी माँ हे याओयंग, प्रांत की प्रभावशाली शक्ति। उसी ने आरव और उसकी माँ को घर से निकलवाया था। अगर आरव जल्दबाजी करता तो वो आसानी से कुचल दिया जाता। इसलिए उसने योजना बनाई थी, धीमी, संगठित, सटीक। कुछ चीजें अभी महत्वहीन लगती हैं, लेकिन एक दिन जब सब जुड़ती हैं तो तूफान बनती हैं। ये वीआईपी फाइल भविष्य में बहुत काम आएगी। खेल अब व्यक्तिगत नहीं रहा था, ये रणनीति थी, लेआउट था। और एक दिन पूरे दू परिवार की जड़ें उखाड़ फेंकने की तैयारी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 51। वीआईपी फाइल ध्यान से पढ़ने के बाद आरव हुआंग आन से मिलने गया। हुआंग आन ने उसे कुछ सरल काम सौंपे। कसिनो के सामान्य प्रबंधन की निगरानी, जुआरियों के बीच विवाद सुलझाना, कुछ ऑपरेशनल निर्णयों पर नजर रखना। फिर उसने सभी स्टाफ की एक छोटी मीटिंग बुलाई। आरव की पहचान आधिकारिक रूप से घोषित की। इसके बाद आरव अपने ऑफिस लौट आया। दोपहर का समय कसिनो में अपेक्षाकृत शांत था। वो बीच बीच में बाहर जाकर स्थिति देखता, बाकी समय अपने कमरे में बैठकर रणनीति और विश्लेषण पर काम करता रहा। इसी दौरान रिया का फोन आया। वो पेरिस लौट चुकी थी। जब समय मिले आना। आरव हल्का सा चकित हुआ। स्पष्ट था, उस रात की घटना के बाद वो अपने माता पिता से निकलने में सफल रही। इसके बाद उसने सिया को फोन किया। सिया शोकसभा की तैयारी देख रही थी। रिया कर्ज के मामलों में लगी थी। उसकी आवाज दुखी थी,
लेकिन पहले से स्थिर। आरव को थोड़ी राहत मिली। शाम 6 बजे आरव रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां यामिनी मेहता भोजन कर रही थी। कैसा लग रहा है? उसने सिगरेट जलाते हुए पूछा। आज उसका रूप पेशेवर और ठंडा था। ठीक है, आरव ने संक्षिप्त उत्तर दिया। यामिनी ने धीरे से धुआं छोड़ा। हुआंग आन काम में तेज है, छोटी बातों में चालाक, लेकिन बड़ी बातों में उलझ जाता है। अगर कुछ गलत दिखे तो उसे याद दिलाना। आरव ने उसे गौर से देखा। बाहरी तौर पर वो हुआंग आन की चिंता कर रही थी, लेकिन असल में वो उसकी कमजोरी बता रही थी। यामिनी मुस्कुराए, फिर उठकर चली गई। आरव पीछे झुक गया। छोटी चालाकी, बड़ी भूल। देखते हैं। शाम होते होते कसिनो जीवंत हो उठा। हीरे जैसे वीआईपी ग्राहक एक एक कर आने लगे। आरव सोफे पर बैठा, हर व्यक्ति को देख रहा था। वीआईपी फाइल की जानकारी उसके दिमाग में ताज़ा थी। हर चेहरे के साथ डेटा जुड़ता जा रहा था। तभी दरवाजे से एक परिचित आकृति दाखिल हुई। ली यून, उसके साथ एक लंबा सफेद सूट पहने युवा। सुदर्शन, सजधज कर फाइल से नाम उभरा। वो यून, पेशेवर रखेल, संकीर्ण मानसिकता, आवेगी स्वभाव। ली यून की संपत्ति 100 मिलियन से ऊपर। वो यून, उसके साथ। आरव ने मुस्कान दबाई, काउंटर पर गया। यामिनी द्वारा दिए कार्ड से चिप्स खरीदे। 6-50 हजार के, 10-10 हजार के। वो सीधे उनके टेबल पर बैठ गया। 2 अन्य खिलाड़ी उठ गए। अब टेबल पर वो यून, ली यून और आरव। तुम? ली यून की आंखों में आश्चर्य। जानती हो इसे? वो यून ने पूछा, आंखों में हल्की जलन। कहीं देखा है? ली यून ने सहज झूठ बोला। उसने वो यून की ओर कोमल नजर डाली। स्पष्ट था, वो अपनी असली पहचान छिपाना चाहती थी। आरव की मुस्कान गहरी हो गई। कितने राउंड? उसने पूछा। वो यून हंसा। इतने कम चिप्स लेकर? उसके सामने 5 लाख के बड़े चिप्स। आरव के सामने काफी कम, सिर्फ तुम पर। आरव का स्वर हल्का व्यंग्यपूर्ण। वो यून भड़क गया। 1 राउंड में निपटा दूंगा। पहला दांव 1 लाख। कार्ड बंटे। आरव डायमंड 2। वो यून स्पेड एस। शो हैंड। वो यून ने 3 लाख फेंके। आरव ने बिना झिझक बाकी चिप्स आगे कर दिए। वो यून के पास 2 एस थे। संभावना 3 का सेट। आरव के पास डायमंड की सीरीज बनती हुई। आखिरकार फ्लश। वो यून का चेहरा सख्त। पहला राउंड हार। फिर से उसने 1 लाख और फेंके। आरव की आंखों में एक पल के लिए ठंडक चमकी। खेल अब शुरू हुआ था, और यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 52। दूसरा राउंड। वो यून के पास इस बार भी मजबूत कार्ड था। उसका फेस कार्ड किंग, आरव का क्वीन। वो यून ने नीचे का कार्ड देखा, फिर बिना सोचे शो हैंड। उसके पास 2 किंग थे। उसे पूरा भरोसा था इस बार वो जीतेगा, लेकिन आरव ने बस एक नजर डाली और कार्ड छोड़ दिया। असल में उसका हाथ भी खराब नहीं था, लेकिन वो पहले ही जानता था अंतिम रिजल्ट क्या होगा। वो यून 2 पेयर से जीतेगा। डर गया। वो यून हंसा। ली यून की ओर गर्व से देखा। आरव मुस्कुराया। बड़ी मछली पकड़ने के लिए धागा ढीला रखना पड़ता है। तीसरे राउंड में भी आरव ने जानबूझकर छोड़ दिया। उसके 4 लाख, 2 लाख रह गए। वो यून और घमंडी, लेकिन ली यून की भौं हल्की सिकुड़ी। उसे कुछ अलग महसूस हुआ। आरव बहुत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अगले 2 राउंड स्थिति पलट गई। दोनों में वो यून शो हैंड हार गया। अब आरव के पास 22 लाख, वो यून के पास 60 लाख। और खेलोगे? आरव का स्वर चुनौतीपूर्ण। खेलूंगा। वो यून उकस चुका था। आगे 7 राउंड। आरव ने 2 जानबूझकर छोड़े, बाकी जीता। अंत। वो यून के पास 30 लाख, आरव के पास 50 लाख। रुको, ली यून ने कहा, मैं खेलूंगी। वो यून अभी भी जिद पर था, लेकिन ली यून उठकर काउंटर गई, वापस लौटी। 15 मिलियन के चिप्स। 10 गुना 1 मिलियन, 10 गुना 5 मिलियन। वो यून ने तब तक बाकी भी हार दिए। उसकी आंखें लाल, टेबल खाली। आरव के सामने 73 लाख के चिप्स।
वीआईपी रूम में चलते हैं। ली युन बोली। यहाँ की लिमिट कम थी। वो एक बार में सब वापस चाहती थी। वीआईपी रूम, अधिकतम दांव 1 करोड़। डीलर शाओरू, 26 वर्ष, कुशल, शांत, आंखों में पेशेवर स्थिरता। पहला दांव 5 लाख। ली यून, उसका फेस कार्ड 9। आरव 8। फॉलो, तीसरा कार्ड। ली यून को फिर 9। आरव को 5। 1 मिलियन दांव। आरव ने 7 दिया। चौथा कार्ड। ली यून को फिर 9। 3 9। आरव 4। साफ हार, शो हैंड। आरव ने छोड़ दिया। 2 मिलियन गया। असल में वो जानबूझकर हारा था, उसे पता था परिणाम। दूसरा गेम, आरव जीता। 3 मिलियन वापस। फिर 10 गेम, ली यून के 15 मिलियन, घटकर 2 मिलियन। आरव के सामने करीब 20 मिलियन। अब ली यून की भौहें कस गईं। वो यून सांस भी धीरे ले रहा था। शाओरू की नजर बदल गई। उसे साफ दिख रहा था, कई गेम में आरव जानबूझकर हार रहा था। सबसे बड़ी बात, वो उसकी चाल नहीं पढ़ पा रही थी। अब भी खेलना है। आरव मुस्कुराया। ली यून ने उससे घूरा। कुछ पल सोचा, फिर बोली, एक आखिरी राउंड। सामने के 20 मिलियन, सब या कुछ नहीं। ठीक है। आरव का जवाब सरल, इतना सरल कि ली यून को जाल का आभास हुआ। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। खेल अपने चरम पर था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 53। ली यून ने काउंटर से 18 गुना 1 मिलियन के चिप्स बदले। अब उसके सामने पूरा 20 मिलियन। इतना बड़ा दांव वो पहले कभी नहीं खेली थी। लेकिन आज वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सीधे 20 मिलियन आगे धकेल दिए। आरव शांत, आंखों में हल्की मुस्कान। उसने अपने चिप्स से 4 गुना 50,000 अलग रखे। बाकी सब आगे। डील, पहले 2 हिडन कार्ड, फिर ओपन कार्ड। ली यून, एस। आरव, किंग। दूसरा ओपन कार्ड। ली यून, एस दिल। आरव, क्वीन। तीसरा, ली यून, एस। आरव, 10। अब ली यून के पास 3 एस, स्पष्ट बढ़त। चौथा कार्ड। ली यून, एस। 4 एस। वो यून की आंखों में खुशी। 4 एस, लगभग पक्का जीत। आरव, जैक। अब उसके पास किंग, क्वीन, जैक, 10। 4 फ्लश कार्ड। लेकिन एस, ली यून के पास। अगर आरव जीतना चाहता है तो उसका हिडन कार्ड 9 होना चाहिए, वरना हार निश्चित। ली यून के भीतर उत्साह और बेचैनी साथ साथ। आरव की मुस्कान उसे असहज कर रही थी। कार्ड खोलो, ली यून ने कहा। उसने अपना हिडन कार्ड खोला। 8। 4 एस। आरव ने धीरे से अपना कार्ड पलटा। 9। स्ट्रेट फ्लश। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत। ली यून की आंखें जमी। विश्वास नहीं हुआ। तुम जीते, उसने शांत स्वर में कहा। अगली बार मैं जीतूंगी। वो उठी, बिना हंगामे के बाहर चली गई। 40 मिलियन हारकर भी चेहरा स्थिर। वो यून पीछे पीछे, आंखों में गुस्सा। शाओरू ने धीरे कहा, असिस्टेंट डू, आप कमाल हैं। सिर्फ किस्मत। आरव मुस्कुराया। उसने 4 गुना 50,000 टिप दी। 40 मिलियन में से 10% क्लब का हिस्सा। बाकी उसके खाते में कुल संपत्ति 37 मिलियन। ये पैसा ली यून से जीता गया। असल में गू परिवार का ही पैसा। आरव ने तय किया, कुछ दिनों बाद जब विला नीलाम होगा वो खरीदेगा। सिया के लिए नहीं, गू सिक्सिन के लिए। उसका उस घर से एक लगाव था और माँ को अस्पताल से शिफ्ट करने के लिए भी। वो जगह आदर्श थी। अगली सुबह ट्रेनिंग, बॉडी रिफाइनमेंट, पस्यूडो ग्रेविटी, फिर एक्सएम सिटी की ओर। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। आरव कार से उतरा और कुछ पल स्थिर खड़ा रह गया। 2 मंजिला छोटा मकान, 60 वर्ग मीटर, सादा पेंट, ना कोई चमक, ना कोई कॉर्पोरेट रुतबा। यही थी परफेक्ट लाइफ बनाने वाली कंपनी। दरवाजे पर एक दुबला युवक, काले फ्रेम का चश्मा, सरल कपड़े। तानवेन, क्लियरलिंक का संस्थापक, गीक अलायंस का सीनियर सदस्य। उसने एक्सएक्सएम को बुलाया था, लेकिन उसे नहीं पता था जिस देवता का वो इंतजार कर रहा है वो अभी उसकी आंखों के सामने खड़ा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ
आगे कदम बढ़ाया। नया खेल अब शुरू होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 54। दूर से ही तान वेन ने एक बेंटली को अपनी ओर आते देखा। कार सामने आकर रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक जवान, स्मार्ट, महंगे कपड़ों में सजा युवक। मैं XXM हूँ, आरव ने शांत स्वर में कहा। तान वेन जड़ हो गया। आप XXM? उसके मन में XXM की जो छवि थी, कोई 35-40 साल का गंभीर अनुभवी टेक मास्टर, लेकिन सामने सिर्फ 20 साल का युवा। हाँ, मैं ही हूँ, आरव मुस्कुराया। तान वेन ने शक नहीं किया। इस मुलाकात के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो बेंटली में आता है वो मजाक करने नहीं आता। कृपया अंदर आइए। XXM गुरु। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटा 2 मंजिला मकान, सादा पेंट, कोई शान शौकत नहीं। अंदर और भी सादगी। दूसरी मंजिल, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। 210-12 कंप्यूटर, 6 लोग। सबको बताया गया था आज XXM आने वाला है, लेकिन जब उन्होंने देखा सूट बूट में जवान लड़का, सबकी आंखें फैल गईं। परिचय हुआ, सबसे अलग दिखा। ली आन, घमंडी चेहरा, आंखों में तिरस्कार। उसे गीक अलायंस का महत्व नहीं पता था, वो खुद को काफी समझता था। आरव ने उसकी अवहेलना को नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद तान वेन ने पूछा, XXM गुरु, क्या हम प्रोजेक्ट से शुरुआत करें? पहले कुछ निजी बात करनी है। दोनों मैनेजर ऑफिस में गए। दरवाजा बंद। आरव सीधे मुद्दे पर आया। आप लोग फंडिंग संकट में हैं, है ना? तान वेन का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद आरव को पेमेंट पर शक है। गुरु, मैं सब बेच दूंगा, लेकिन आपका भुगतान जरूर होगा। आरव मुस्कुराया। आप गलत समझ रहे हैं, मैं निवेश करना चाहता हूं। कुछ सेकंड। तान वेन को समझ आया। उसकी आंखें चमक उठी। आप साझेदारी करना चाहते हैं? हाँ, तान वेन बिना सोचे बोला। मैं तैयार हूं, आरव ने आगे कहा। परफेक्ट लाइफ आपका कॉन्सेप्ट है। मैं 20% टेक्निकल शेयर लूंगा, पोस्ट प्रोडक्शन मैं संभालूंगा। तान वेन ईमानदार था। गुरु, आपको 20-30% मिलना चाहिए। 20% ठीक है। अब असली मुद्दा, फंड। आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल 12 लाख। 40% मेरे पास, बाकी पार्टनर्स में। आरव बोला, मैं 60% शेयर के लिए 60 लाख निवेश करूंगा। आप लोगों के पास 20% रहेंगे और 2 लाख बोनस में दूंगा। तान वेन के लिए ये जीवनदान था। कंपनी 2 महीने में बंद होने वाली थी। अब पूरी सांस मिल गई। मैं मानता हूं, उसने तुरंत कहा। उसे नहीं पता था आज जिस 20% को वो मामूली समझ रहा है, वही भविष्य में सैकड़ों करोड़ का होगा। लेकिन आरव जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं था, वो भविष्य की डिजिटल दुनिया में अपनी नींव रख रहा था। परफेक्ट लाइफ सिर्फ एक गेम नहीं, एक साम्राज्य बनने वाला था। और क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स अब उसका पहला डिजिटल किला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 55। शेयर की बात तय होते ही आरव ने तुरंत कहा, मिस्टर तान, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनाए। ये कोई मौखिक वादा नहीं था। क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में तान वेन ही जनरल मैनेजर रहेगा। आरव सीधे मैनेजमेंट में नहीं रहेगा, लेकिन अंतिम निर्णय उसी का होगा। बाकी पार्टनर्स उत्साहित, बिना सोचे सबने साइन कर दिए। अब क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मॉल डायमंड 80% शेयर आरव, स्मॉल डायमंड 20% शेयर तान वेन और बाकी 5 लोग। 6 मिलियन तुरंत ट्रांसफर। फिर शुरू हुआ परफेक्ट लाइफ का असली काम। तकनीकी समस्याएं जो महीनों से अटकी थीं, आरव ने एक एक कर सुलझा दी। असल में काम कर रही थी शिनएयर, लेकिन सामने दिख रहा था आरव। ली आन, जो पहले तिरस्कार से देख रहा था, अब उसकी आंखों में सम्मान था। तान वेन और टीम पूरी तरह प्रभावित। लेकिन परफेक्ट लाइफ एक दिन में नहीं बनेगा, इसलिए कुछ प्रमुख समस्याएं सुलझाकर आरव लौट आया। वापसी से पहले उसने कहा, स्केल बढ़ाए और टेक्निकल स्टाफ चाहिए। तान वेन ने सिर हिलाया। अब उसे उम्मीद दिख रही थी।
दोपहर एफ सिटी आरव अस्पताल गया। शाम को फूलों की माला लेकर गू विला पहुंचा। श्रद्धांजलि शुरू हो चुकी थी। सिया और जिया घुटनों पर। सिया की आंखें सूजी हुई, जिया स्थिर, लेकिन लाल आंखें छुप नहीं रहीं। जो लोग 2 दिन पहले हंगामा कर रहे थे आज शांत थे, क्योंकि कर्ज चुक चुका था। आरव चुपचाप साथ बैठा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। रात 10 बजे तक सब खत्म, लेकिन दोनों बहनें रात भर जागरण करेगी। आरव आधी रात लौटा। उसे पता चला कल कोर्ट विला सील करेगा। परसों नीलामी। विला की पुरानी कीमत 7 मिलियन, अब शायद 20 मिलियन तक जाए। आरव के पास 31 मिलियन बचत, वो खरीद सकता था। उसने तय किया वो विला खरीदेगा, सिया के लिए और माँ को शिफ्ट करने के लिए। अगली सुबह ट्रेनिंग। 3x ग्रेविटी अब लगभग अनुकूल। शरीर मजबूत, नींद कम, ऊर्जा अधिक। गू विला मॉर्निंग हॉल हटाया जा रहा था। शवदाह, सब शांत। दोपहर तीनों साधारण रेस्टोरेंट में। सिया धीरे बोली, दीदी मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं जाना चाहती। जिया ने देखा सिया कमजोर हो गई थी। ठीक है, आराम करो। सिया मुस्कुराए। उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो लव ऑफ द स्काई सीखना चाहती थी। जिया ने आरव की ओर देखा। डू चेंग, धन्यवाद। आरव मुस्कुराया, फिर पूछा आगे की योजना। जिया बोली 5 मिलियन से छोटी इलेक्ट्रिकल कंपनी शुरू करूंगी। सिया तुरंत बोली मेरे पास 6 मिलियन है, मैं दे दूं। जिया की आंखें सख्त। चुप, तुम्हारे पैसे तुम्हारे दहेज और भविष्य के लिए हैं। सिया चुप, लेकिन अंदर से खुश। आरव ने गंभीर होकर कहा, सिस्टर जिया, अगर आप चाहें तो मैं भी शेयर ले सकता हूं। जिया चौंकी, तुम निवेश करना चाहते हो? कमरे में एक नया मोड़ आने वाला था। आरव अब सिर्फ मदद नहीं कर रहा था, वो अपनी चालें बिछा रहा था। धीरे, सटीक, रणनीतिक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें। और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 56। एफ सिटी, एक छोटा शहर, लेकिन दुनिया भर में मशहूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिटी। यहाँ से निकलते हैं कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड। इकोनॉमी कई बड़े शहरों से कम नहीं। कभी मजाक में कहा गया, जब BMW का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव शंघाई ऑटो शो में आया, उसने पूछा एफ सिटी कहाँ है? फिर उसने नक्शा दिखाकर कहा, इतने छोटे शहर से हर साल इतनी BMW और मर्सिडीज कैसे बिकती है? मजाक था, लेकिन सच्चाई भी। आरव जानता था ये इंडस्ट्री छोड़ने लायक नहीं, लेकिन एफ सिटी डू फैमिली का इलाका था। वो सीधे यहाँ अपनी कंपनी नहीं खोलेगा, लेकिन अगर जिया के साथ साझेदारी हो तो बात अलग। जिया अनुभवी थी, मार्केट समझती थी, और सिया की वजह से विश्वास पूरा। मैं 50% निवेश करूंगा, आरव ने कहा। 5 मिलियन। जिया और सिया दोनों चौंक गईं। तुम्हारे पास इतना पैसा? सिया ने सीधा पूछा। राज है, आरव मुस्कुराया। जिया ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, 50-50। फिर आरव ने धीरे से कहा, शेयर सिया के नाम रहेंगे। कुछ कारणों से मैं सामने नहीं आ सकता। जिया समझ गई, उसका दिल नर्म हो गया। अब उसे साफ दिख रहा था, ये एक तरफा प्रेम नहीं था। मैं संभाल लूंगी। तीनों ने हल्की मुस्कान साझा की। शायद गू परिवार के टूटने के बाद पहली सच्ची मुस्कान। उसी शाम हुवैंगपू क्लब। आरव चौथी मंजिल पहुंचा, लेकिन वातावरण अलग था, भारी, दबावपूर्ण। अंदर हुआंग पुदोंग, ये मेई, हुआंग आन, शाओरू और कई टॉप डीलर, सबके चेहरे गंभीर। क्या हुआ? आरव ने पूछा। हुआंग आन बोला, कल एक आदमी आया, अपने साथ एक्सपर्ट लाया, शाओरू और बाकी डीलरों से लगभग 30 मिलियन जीत ले गया। 30 मिलियन एक दिन में। अब समझ आया क्यों माहौल भारी है। आरव ने सीधा पूछा, वो आज फिर आएगा? हुआंग आन ने सिर हिलाया। हाँ, अब बात साफ थी, ये सिर्फ हार जीत नहीं थी, ये किसी की चाल थी। और आज उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला था। आरव की आंखों में धीमी चमक आई। उसे महसूस हुआ, ये साधारण जुआरी नहीं, ये चुनौती है। और चुनौतियां उसे पसंद थीं।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 57। डू चेंग, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? हुआन पुदोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। काफी अच्छा है। आरव का जवाब सीधा था। पहले ही दिन 30 मिलियन कमा चुका था। बुरा कैसे लगता? हुआन पुदोंग ने अगला वार किया। सुना है कल तुमने ली यून से 40 मिलियन जीते। किस्मत अच्छी थी। आरव हल्का मुस्कुराया, लेकिन वो समझ चुका था आज असली परीक्षा है। ये मेई ने सिगरेट बुझाई। उसकी आंखों में शरारत चमकी। छोटे भाई, मेरे साथ एक गेम खेलोगे? कभी भी। ब्लैक जैक। ठीक है। वीआईपी रूम, टेबल के दोनों ओर आरव और ये मेई, बीच में शाओरू। 50 मिलियन के चिप्स सामने। ये मेई अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कोई चंचलता नहीं, आंखें काली क्रिस्टल जैसी शांत। आरव आराम से कुर्सी पर टिककर बैठा, उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप, पूर्ण आत्मविश्वास। पहला राउंड, दांव 1 मिलियन। ये मेई 7, आरव 6। आरव का हिडन कार्ड 3, ये मेई का 2। दोनों बराबर। ये मेई ने कार्ड मांगा। 6, कुल 15। अब स्थिति खतरनाक। 15 न ज्यादा न कम। आरव जानता था अगला कार्ड 7, फिर 6। अगर वो कार्ड लेता, ये मेई 21 बना सकती थी। मैं रुकता हूँ, आरव बोला। अब मनोवैज्ञानिक खेल। अगर उसके 16 होते, तो हिडन कार्ड एस होता। एस होने पर कोई रुकता नहीं। मतलब, शायद उसके 15 हैं। ये मेई सोच में। उसने जोखिम लिया। हिट कार्ड 7, 22। बस्ट। पहला राउंड, ये मेई हार गई। दूसरा राउंड, ये मेई जीती। तीसरे से, आरव का दबदबा, लगातार जीत। 12 राउंड बाद, ये मेई ने हाथ उठा दिया। छोटे भाई, तुम बहुत खतरनाक हो। मैं हार मानती हूँ। उसकी आंखों में फिर वही मोहक चमक। शाओरू और बाकी डीलर स्तब्ध, पूरी श्रद्धा से देख रहे थे। हुआन पुदोंग मुस्कुराया। अब उसे यकीन हो गया, आरव वही हथियार है जिसकी उसे जरूरत थी। आज रात मेरी तरफ से खेलोगे। आरव जानता था ये असली मकसद है। उसने हल्की झिझक दिखाई, फिर बोला, ठीक है, लेकिन हार गया तो दोष मत दीजिएगा। हुआन पुदोंग हंसा। आज जो भी जीतो बोनस तुम्हारा। आरव चौंका, लेकिन मना करने का मौका नहीं मिला। हुआन पुदोंग और ये मेई जा चुके थे। कमरे में सन्नाटा। आज रात गोस्ट आइज आएगा। कल 30 मिलियन ले गया। आज शिकार बदल चुका है। आरव ने आंखें बंद की। मानसिक गणना शुरू। ब्लैकजैक की संभावनाएं, कार्ड सीक्वेंस, मनोवैज्ञानिक दबाव। आज की रात सिर्फ पैसे की नहीं, प्रतिष्ठा की है। और आरव हारने नहीं आया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 58। असिस्टेंट ऑफिस। आरव कंप्यूटर पर माइनस्वीपर खेल रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। मल्टीटास्किंग उसके लिए अब सामान्य बात थी। 10% से अधिक ब्रेन डेवलपमेंट, एक साथ कई काम, बिना रुकावट। आज रात का खेल, यही असली चिंता थी। दांव जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा जीतेगा, लेकिन ज्यादा जीतना भी खतरा था। डू फैमिली का ध्यान उस पर नहीं जाना चाहिए। कम जीतना है, लेकिन हारना भी नहीं है। उसने मन ही मन तय किया। और एक बात, गोस्ट आइज, वो सिर्फ जुआरी नहीं था, उसके पीछे कुछ और था। आरव इस भांवर में गहराई तक नहीं जाना चाहता था। आज के बाद रुकना होगा। शाम 8 बजे ये मेई पहुंची। हुआन पुदोंग नहीं आया। शाओरू अंदर आए। मैडम, वो आ गए। वीआईपी रूम तैयार। गोस्ट आइज, 45 साल, पतला शरीर, उभरा माथा, काली लगभग सफेद ही आंखें, अजीब डरावना चेहरा, साथ में 3 बॉडीगार्ड। टेबल पर 30 गुना 10 मिलियन चिप्स, कुल 300 मिलियन। गोस्ट आइज हंसा। बच्चा आया है खेलने। आरव शांत, कुछ राउंड बाद पता चल जाएगा। गोस्ट आइज ने तिरस्कार किया। पहले दूध पीकर आओ। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। अगर मैं तुम्हारी उम्र में इतना बदसूरत और बेकार होता, तो दीवार से सिर टकरा लेता। कमरे का तापमान गिर गया। गोस्ट आइज की नसें उभर आईं, लेकिन वो खुद को संभाल गया। डील, पहला दांव 10 मिलियन। गोस्ट आइज। फेज 2, हिडन ए।
बेहतरीन शुरुआत। आरव फेस 9 गोस्ट आइज मानसिक गणना कर रहा था, लेकिन आरव के चेहरे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। आरव ने कार्ड मांगा। 6 कुल 15। गोस्ट आइज ने भी कार्ड लिया। 2 अब 15 या 19 की संभावना। फिर कार्ड किंग 19। गोस्ट आइज रुका। आरव ने कार्ड लिया। 3 फिर 2 कुल 16। कमरा शांत, सबकी निगाहें आरव पर। गोस्ट आइज के माथे पर पसीना। वो पहली बार दबाव महसूस कर रहा था। डांग आरव ने टेबल पर हल्की थाप दी। शाओरू के हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसे क्या पता, आरव पहले ही जानता है। अगला कार्ड क्या है? कमरे में सन्नाटा, हर सांस भारी। आज की रात सिर्फ पैसों की नहीं, दिमागों की टक्कर थी, और आरव अब वार करने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 59। 3 डायमंड का 3 जमीन जैसे थम गई। आरव का 5वां खुला कार्ड 3। कुल मिलाकर उसके सामने पड़े 4 कार्ड अब 19 पॉइंट दिखा रहे थे। घोस्ट आइज का दिल बैठ गया। उसे पहले ही आभास हो चुका था, वो ये राउंड हारने वाला है। आरव ने धीरे धीरे अपना हिडन कार्ड पलटा। 2 कुल 21। पहला राउंड आरव की जीत। ये जीत अचानक नहीं थी, आरव पहले से जानता था। वो बस माहौल को भारी बना रहा था। मानसिक दबाव, यही उसका असली हथियार था। दूसरा राउंड घोस्ट आइज 14 पॉइंट, आरव 13 पॉइंट। अगर घोस्ट आइज रुकता, आरव चाहे कार्ड ले या नहीं, वो हार सकता था। अगर कार्ड लेता, फटने की संभावना। लंबी गणना, पसीना, नजरें। आखिर उसने कार्ड लिया। ब्लास्ट। दूसरी हार। 20 मिलियन गए। इसके बाद के राउंड कुछ जीत कुछ हार, लेकिन हर बार आरव खेल को आखिरी सांस तक खींचता। दिमागी यातना, निर्णय की घुटन। 10 राउंड के बाद घोस्ट आइज ने सिर्फ 5 चिप्स गनवाए थे, लेकिन उसकी हालत जैसे पूरा दिन जुआ खेल चुका हो। माथे पर पसीना, आंखों में लालिमा, दिमाग थका हुआ। उसे पहली बार लगा, उसकी गणना शक्ति बेकार है, उसकी निगाह बेकार है। वो सामने बैठे लड़के को पढ़ नहीं पा रहा। आखिरकार वो टेबल पर हाथ मारकर उठा, कुछ बोले बिना। 3 बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर। चेहरा पीला, हार स्वीकार। आरव ने भीतर से राहत की सांस ली। वो चाहता तो 300 मिलियन जीत सकता था, लेकिन जिंदा रहना जरूरी था। अफसोस, सिर्फ 70 मिलियन जीते। हिम्मत ही नहीं थी उसमें। उसने हल्के व्यंग्य से कहा, हुआंग आन और शाओरू, अब जाकर सांस ले पाए। ये मेई भी भीतर से कांप रही थी। इतना भारी माहौल उसने कम ही देखा था। ये मेई ने 14 चिप्स 10 मिलियन वाली उठाई। बॉस हुआंग ने कहा था, जितना जीतोगे उतना बोनस। 70 मिलियन जीते हो, ये रहे 140 मिलियन। आरव ने बिना दिखावे के स्वीकार किया। बॉस हुआंग को धन्यवाद कहना। कुल राशि 70 मिलियन जीत, 140 मिलियन बोनस, 210 मिलियन। लेकिन आरव जानता था, आगे जो योजना है वो पैसों को निगल जाएगी। ये मेरे पास झुकी। छोटे भाई, सेलिब्रेशन ड्रिंक, जो वादा किया था याद है? उसकी सांस कान से टकराए। गर्म, मादक। आरव का दिल धड़का, लेकिन दिमाग ने रोक लिया। सिस्टर ये छोड़ दो, वो हंसी। तुम सच में अलग हो। अगले दिन की छुट्टी ले ली गई, क्योंकि आज गू फैमिली विला की नीलामी थी। सुबह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक, 3 गुना गुरुत्व प्रशिक्षण, 2 घंटे। फिर गू बहनों के नए घर की ओर। जीआई बाहर जा चुकी थी। नई कंपनी की तैयारी, लोकेशन देखना, पुराने ग्राहकों से संपर्क। अंदर सीशन पियानो बजा रही थी। लव ऑफ द स्काई। आरव चुपचाप सुनता रहा। धुन सही थी, ताल सही थी, लेकिन कुछ कमी। क्या कमी है? सीशन ने पूछा। भावना, आत्मा, ये प्रेम की कहानी है। सीशन का चेहरा लाल। मैंने कभी प्यार नहीं किया। वो बोलते बोलते रुक गई। आरव मुस्कुराया। तो चलो डेट पर चलते हैं। कुछ क्षण की खामोशी, फिर हल्की आवाज, रुको, कपड़े बदल कर आती हूँ। 10 मिनट बाद वो वापस आए। ब्रिटिश ब्लैक रेट्रो प्रिंसेस ड्रेस, सरल, मधुर, राजकुमारी जैसी। अच्छी लग रही हूँ, बहुत।
सिर्फ एक शब्द, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। सीशिन खिल उठी। दोनों विला से बाहर निकले। आज का दिन पैसों का नहीं, भावनाओं का था, और शायद यही लव ऑफ द स्काई की शुरुआत थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगले अध्याय में विला की नीलामी और आरव की अगली चाल। अध्याय 60। दिमाग 10% से ऊपर विकसित हो चुका था। गणना, विश्लेषण, रणनीति सब कुछ सीख लिया था, लेकिन प्यार वो किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। आरव इस मामले में बिल्कुल नौसिखिया था। न रोमांस फिल्में, न प्रेम उपन्यास। उसे सच में नहीं पता था प्यार होता क्या है, लेकिन जो वो महसूस कर रहा था उसे अच्छा लग रहा था। वो और सीशन विला से पैदल निकले। लियू फुशेन को नहीं बुलाया। सड़क शांत थी। सीशन हल्का सिर झुकाए चल रही थी। दोनों के बीच बस एक मुट्ठी भर दूरी। आरव उसके शरीर से आती हल्की खुशबू महसूस कर सकता था। अजीब सी शांति थी। अचानक सीशन ने सिर उठाया। डू चेंग, आइस स्केटिंग चलें। दीदी पहले मुझे ले जाती थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। चलो। 10 मिनट बाद स्नो ड्रीम आइस रिंक। सुबह के 9 बजे। ऊपर वाले मेंबर हॉल में कम भीड़। तुम्हें स्केटिंग आती है? नहीं, लेकिन सीख जाऊंगा। सीशन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां गर्म और मुलायम थीं। आरव को लगा वो ये पकड़ कभी छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ही मिनटों में उसने बैलेंस पकड़ लिया। असल में उसकी शारीरिक क्षमता अब साधारण नहीं थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो चाहता था सीशिन उसे सिखाए। सीशिन बहुत खुश थी। हर बार जब वो उसका हाथ थामती, उसके दिल में अजीब सी मिठास फैल जाती। क्या यही प्यार है? उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे दोनों साथ साथ फिसलने लगे। संगीत, हंसी, बर्फ जैसी ठंडी हवा, लेकिन दिल गरम। तभी कांच टूटने की तेज आवाज। दोनों ने मुड़कर देखा। लाउंज एरिया में एक महिला अटेंडेंट को 2 गुंडे घेर रहे थे। दोनों के हाथों पर सांप का टैटू। एक ने पकड़ने की कोशिश की। ट्रे टकराए, गिलास टूट गए। डू चेंग, मदद करें। सीशन की आवाज चिंतित थी। चलो। दोनों तेजी से वहां पहुंचे। महिला को कोने में धकेला जा चुका था, लेकिन वो बहादुर थी। ट्रे घुमाकर खुद को बचा रही थी। अचानक ट्रे सीधे एक गुंडे के चेहरे पर लगी। खून निकल आया। साली, वो गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था, तभी पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली गई। आरव, एक तेज मुक्का, सीधे कमर में। गुंडा जमीन पर, दूसरा जेब से फोल्डिंग नाइफ निकाल चुका था। बीच में मत पड़, वरना काट दूंगा। सीशन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन आरव, शांत, कोशिश कर लो। एक झटका, एक चौक, चाकू जमीन पर, फिर सीधा पेट पर मुक्का। दूसरा भी गिरा। पूरा लाउंज सन। किसी ने ताली नहीं बजाई। सब डर रहे थे। महिला अटेंडेंट हांफते हुए बोली, जल्दी जाओ, ये ग्रीन स्नेक गैंग के लोग हैं। मुसीबत हो जाएगी। आरव की आंखों में हल्की ठंडक उभरी। ग्रीन स्नेक गैंग, तो ये साधारण गुंडे नहीं थे। सीशन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसके सामने खड़ा लड़का सिर्फ शांत और समझदार नहीं है, खतरनाक भी हो सकता है। और शायद यही वजह थी कि वो खुद को उसके साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही। शहर के अंधेरे हिस्से धीरे धीरे सामने आ रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।